Welcome to Physics Monday. I am Sachin Katara, your physics teacher and your host. तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिक्स में फ्रिक्शन स्टार्ट किया था और फ्रिक्शन का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम फ्रिक्शन का पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जिसमें हमने काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि कब पार्टिकल चलते हैं और कब पार्टिकल पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस तरीके से लगेगा, किस डायरेक्शन पे लगेगा, सब कुछ उस पार्ट में हमारे लिए कंप्लीट है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखना कंपलसरी समझ लीजिए, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सेकेंड पार्ट है अपना। तो इसमें पहले हेडिंग डालते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं पहले कि एक ब्लॉक है बच्चों मेरे पास m मास का, इसका m मास, ठीक। इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मैंने कहा म्यू है। इस पर मैंने एक फोर्स लगाया F फोर्स मैंने अप्लाइड किया है। F फोर्स अप्लाइड करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, ये रेस्ट पर ही रहेगा, रेस्ट पर, ठीक है। कब तक रेस्ट पर रहेगा? जब तक इससे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा उस केस में? इन केस ऑफ रेस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो ये F के बराबर दे देगा। अब सडनली क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ये F को इंक्रीज कर रहे हैं। इफ वी इंक्रीज F, so static friction also will increase. Static friction क्या होगा? जो कि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड इट्स अप्रोचेज its maximum वैल्यू क्या होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन। तो ये हमारा लिमिटिंग कहां पे? मैक्सिमम वैल्यू के लिए अप्रोच करेगा। उसके बाद क्या करेगा? जस्ट केस पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा और आफ्टर दैट इसके पास एक मोशन आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये चलने लग जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इट्स स्टार्ट स्लाइडिंग, ऐसा कह सकते हैं। तो स्लाइडिंग के केस में हम यहाँ देख सकते हैं ये फ्रैक्शन लग रहा होगा और ये नॉर्मल लग रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि नेट कांटेक्ट फोर्स मेरा कुछ ऐसा रहा होगा, जिसे मैंने R बोल दिया है। क्या बोल दिया बच्चों? R। और ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा इन केस ऑफ स्लाइडिंग एंगल बिटवीन normal reaction and net contact force is called angle of friction. ठीक है बच्चों। अब केस ऑफ स्लाइडिंग की बात करेंगे तो इफ स्टार्ट स्लाइडिंग देन क्या होगा? जो हमारा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन बेसिकली कितना होगा? म्यू इंटू एन होगा। और हमारा अगर एंगल निकालना चाहे तो एंगल को देखो बच्चों कि ये हमारा नॉर्मल है और ये है हमारा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी बेसिकली? सर नॉर्मल हमारा mg के बराबर होगा, ऐसा कुछ होगा। और ये हमारा एंगल क्या है? लैम्डा, जिसे हमने बोला एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो होगा इसे हम कह सकते हैं फ्रिक्शन समथिंग होगा, F फ्रिक्शन या F ही बोल दीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है बच्चों। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये हमारा क्या है? सर ये बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो वी कैन से बाय दिस ट्राइंगल tan लैम्डा कितना होगा बच्चों? सर tan लैम्डा जो होगा वो फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल होगा। और स्लाइडिंग के केस में जो फ्रिक्शन है वो हमारा कितना है बच्चों? म्यू इंटू एन है डिवाइडेड बाय एन। तो हमारा लैम्डा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स म्यू। दिस लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहेंगे बच्चों इसे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर डेफिनेशन देखना चाहें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की क्या होगी तो वी कैन से, स्टेटमेंट अगर लिखना चाहूं मैं यहां लिख देता हूं नॉर्मल। तो नॉर्मल एंड नॉर्मल इक्वल टू कितना होगा? mg, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर देखें तो स्टेटमेंट होगा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड
friction when normal and net contact force are in case of start to slide, in case of block start to slide is called एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ ये वही लैम्डा है, लैम्डा है। हाँ ठीक है बच्चों, ओके। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ एक और स्टेटमेंट होता है या एक और पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो हेडिंग डालें, दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, दिखेगा कुछ समथिंग लाइक ये सेम, बट इसमें कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम लास्ट में इसको बताएंगे, क्योंकि डिफरेंस बताना जरूरी है बच्चों को, वरना एक जैसा समझ लेंगे तो ठीक। तो सेकंड है बच्चों एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, मैंने एंगल कहा ये थीटा है, इंक्लाइनेशन एंगल कितना है? थीटा है। और ये हमारा एक ब्लॉक है n, इसका कोएफिशिएंट म्यू है, ऐसा कुछ था। इस पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे लाइक नॉर्मल रहेगा ऊपर mg cos थीटा, क्योंकि mg तो नीचे लगेगा, और ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये हो गया हमारा mg cos थीटा, और ये वाला जो होगा इंक्लाइन के अराउंड, ये कितना हो जाएगा बच्चों? mg sin थीटा। तो ये ट्राई क्या करेगा, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी? नीचे जाने की। तो हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का, तो वो कहां लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो वी कैन से फ्रिक्शन का लगेगा ऊपर डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये रेस्ट पर है, क्या है? रेस्ट पर, एट रेस्ट, सो फ्रिक्शन कितना होगा? इन कंडीशन ऑफ, इन ये ऐसा लिख लो, एट रेस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू किसके? mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, अगर हम ये इंक्लाइन प्लेन इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, मतलब कि और ऊपर उठाते हैं, तो हमारा एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मतलब sin थीटा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। sin थीटा इंक्रीज होगा तो हमारा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। एंड इट्स अप्रोचेस to its maximum value, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों? म्यू इंटू नॉर्मल, ऐसा कुछ होगा। तो म्यू इंटू नॉर्मल होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन हम इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्लाइडिंग, और फिर उसके बाद क्या होगा? स्लाइड करना होगा। तो इन केस ऑफ स्लाइडिंग जो हमारा f होगा बेसिकली, या फिर mg cos थीटा, mg sin थीटा बोल सकते हैं, mg sin थीटा, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए अपना fl से, तभी स्लाइड करेंगे। मतलब लिमिटिंग से ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तभी स्लाइड। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो ये इक्वल ही होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है बच्चों? mg cos थीटा। तो यहां से हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, कितना? mg cos थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू इनटू mg cos थीटा, ऐसा कुछ। m से mg से दी गया, तो यहां से बेसिकली tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? tan थीटा कितना आएगा? जैसे कि इसको लिख दें, इन केस ऑफ स्लाइडिंग थीटा इक्वल्स टू थीटा r कर लेते हैं। थीटा r यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज, मतलब आपको अलग से थोड़ा सा दिख जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये थीटा आर हो जाएगा, ये भी थीटा आर हो जाएगा, और ये भी थीटा आर, ये थीटा आर, तो ये थीटा आर, टेन थीटा आर इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा। तो यहां से जब थीटा आर की वैल्यू आएगी तो वो हो जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स। ठीक है, तो ये जो थीटा आर होगा इसे ही हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। तो बेसिकली हम देखें तो बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन
for which block start to slide is called angle of repose। मतलब इंक्लाइनेशन का वो एंगल जिसके लिए हमारा ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, वही हमारा इंक्लाइन का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब ये भी वही है और वो भी वही है, दोनों के दोनों सेम है। मतलब इसका थीटा कितना, tan इनवर्स म्यू, और वहां लैम्डा इक्वल टू कितना था, tan इनवर्स म्यू था। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बच्चों यही है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, मतलब एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन होता है व्हेन ब्लॉक स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये इंक्लिनेशन का एंगल है जिसके लिए ब्लॉक स्टार्ट करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो लिख देंगे कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर विच ब्लॉक start to slide on inclined plane is called, क्या कहेंगे बच्चों उसे, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज, ये प्रपोज वाला नहीं है ना, प्रपोज नहीं है, रिपोज है। ठीक है, प्रपोज वैलेंटाइन डे नहीं आया, निकल गया। कब निकला सर, फरवरी में है। किस किस ने, सही से बताओ, किस किस ने वैलेंटाइन डे मनाया था, है निब्बा निब्बी वाला है, हाँ फरवरी वाला। क्या करें अभी तो बच्चों, अभी तो थोड़ा सा समझदार रहो, पढ़ाई में थोड़ा व्यस्त रहो, बना लेना अच्छे से। नहीं सर हम तो दोनों एक साथ करेंगे, अच्छा लगता है, मन भर पढ़ाई में भी भाव। चलो हाँ ठीक है ना, प्रपोज नहीं कर रहे, रिपोज है। ठीक, ओके। तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं। आज का जो भी थ्योरी था पार्ट यही खत्म है ना, मतलब थ्योरी का फ्रिक्शन ही यही खत्म है। इसके बाद एक और पार्ट लेंगे, उसमें हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें हम फ्रिक्शंस को समझेंगे, उसकी तरह की प्रॉब्लम्स को करने का तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें बच्चों को, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसे हम बेसिक से चलेंगे, कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों के पास आपको ट्रिक मिल जाएगी, सर ऐसे कर लेते हैं, सर वैसे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट ट्रिक याद करने से बोझ ही बढ़ता है बच्चों। एक बात बता दूं, हर एक कंसेप्ट का अलग अलग ट्रिक, अलग अलग ट्रिक, अलग अलग ट्रिक, लपेटते जाओगे तो ट्रिकों के भंडार बन जाएंगे। और अगर बेसिक से चलोगे तो बेसिक तो इतना सा ही होगा ना, क्योंकि हमें पता है सर एफ इक्वल्स टू एम ए लगना है। अब दूसरे तरीके से एफ इक्वल्स टू एम ए लगाने से क्या मतलब है, जब एफ इक्वल्स टू एम ए सिंपल तरीके से लग रहा है। हम बस ये होता है कि बेसिक में थोड़ा सा भेजा लगाना पड़ता है, और वो हमारे पास थोड़ा सा नहीं बहुत कम है ना, थोड़ा सा करा बहुत कम है, बता, चलो कमेंट करके बताओ कितना कम है, ज्यादा है, ये भी देखा। तो देखो बच्चों, ये एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। कितना है बच्चों, 10 kg। ठीक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है लाइक 30 I कैप प्लस के 40 J कैप और प्लस के 10 K कैप, ऐसा कुछ। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली वो है 0.6 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4। ठीक है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, फोर्स वेरी कर रहा है, एक्स में इतना है, वाई में इतना है, जेड में इतना, समझना। ठीक है, ओके, तो ऐसा कुछ है। तो यहां पे लिखते हैं इफ ब्लॉक kept on xy plane and z axis is vertically upward, positive z axis लिख लो, positive z axis is vertically upward
then find out क्या फाइंड करना है, वही सर फ्रिक्शन और क्या, फाइंड आउट फ्रिक्शन एंड इट्स डायरेक्शन ठीक है। ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ठीक है बच्चों। ओके, अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में लोगों को या बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इसका मैं एक फील लेने का तरीका बताता हूँ आपको कि किस तरीके से इसको समझा सकते हैं, क्योंकि 3D में है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो तीनों डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगे हुए हैं, तो हम इसको सोच कैसे सकते हैं पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक टॉप व्यू देखता हूँ, टॉप व्यू लाइक ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, और जेड ये है, ये वर्टिकली अपवर्ड, तो जेड हमारा ये हो गया, तो एक्स ये और वाई इसमें प्लेन में अंदर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ऐसा कह सकते हैं। टॉप व्यू होता है कि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो जेड एक्सिस हमें इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है बच्चों, जेड एक्सिस इस तरीके से, ठीक। तो इसका टॉप व्यू देखें तो लाइक ये हमारा एक ब्लॉक है और ग्रेविटी कहां लग रही होगी बच्चों, जेड एक्सिस में, मतलब अंदर की तरफ टॉप व्यू देख रहा हूं मैं यहां से, मतलब ये मेरी आईज हैं और यहां से मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, तो ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस कहां होगी, ये होगी, और वाई एक्सिस मेरी क्या होगी बच्चों, ये होगी, ठीक है। ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें एक्स में कितना लग रहा है, 30 लग रहा है, वाई में कितना लग रहा है, 40, और जेड जो कि हमारा ये है। अब ग्रेविटी ध्यान रखना बच्चों अंदर की तरफ है, तो अगर मैं बेसिकली इसको बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ये हमारा नॉर्मल होगा, जो कि ग्रेविटी, मतलब ये डायरेक्शन हमारी क्या होगी बच्चों, जेड डायरेक्शन होगी, अगर इसकी वजह से देखें, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे क्या है, इस तरीके से लग रही है, और टॉप व्यू में देखें, टॉप व्यू में क्या लगेगा, प्लेन में, तो ये ग्रेविटी होगी, तो mg का लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ लगेगा, और इसी डायरेक्शन z डायरेक्शन में जो है वो हमारा एक और फोर्स लग रहा है, कितना, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल कितना होगा, यहां से देख लेंगे, तो n प्लस 10 माइनस mg इक्वल टू 0, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना है 10, 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90, ठीक है, 90 न्यूटन। अब बेसिकली अगर देखें बच्चों तो ये जो ब्लॉक है z में तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आ चुका है, अगर नॉर्मल 0 होता तो z में हम कह सकते हैं z में ये उठ जाता है या फिर चल जाता, तो z में तो चलेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल 0 नहीं आया है और नेगेटिव नहीं आया है, ठीक है। तो ये चलेगा किसमें, x और y प्लेन में ही चलेगा, x में और y प्लेन में चलेगा, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूं पहले कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों, म्यू एस इंटू नॉर्मल, तो म्यू एस कितना है हमारे पास, 0.6 इंटू नॉर्मल कितना है 90, तो 9 5 जा 54 न्यूटन, 9 6 जा 54 न्यूटन, है ना, नोचिंग तो नहीं होता, हाँ तो अरे हाँ 54 ही होता है, हाँ 54, ठीक, ओके। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया हमारा। अब देखा जाए तो नेट फोर्स तो x और y में, z का तो इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि z में तो सरफेस है ही नहीं है, देखा जाए तो ये x और y में ही मूव करेगा, z में तो करेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन भी x और y में ही लगेगा, तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन x y प्लेन, तो x y प्लेन में f नेट कितना होगा बच्चों, सर अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस के एफ वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों 330 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको 900, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2500 आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा टोटल 50 न्यूटन, कितना आ गया 50 न्यूटन, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स कितना है बच्चों, 50 न्यूटन है, सर लिमिटिंग फ्रिक्शन 54 है, तो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है, तो ब्लॉक चलेगा क्या बच्चों, बताओ। अगर अप्लाइड फोर्स हम खींच रहे हैं 50 से और लेकिन उसके पास कैपेसिटी है वो 54 तक, तो जाएगा ही नहीं, तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो वी कैन से हियर एफ नेट इज लेस देन एफ लिमिटिंग, सो
ब्लॉक एट रेस्ट एंड फ्रिक्शन जो होगा हमारा स्टैटिक टाइप का होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, अप्लाइड इफेक्ट फोर्स के बराबर इक्वल्स टू एफ नेट, और एफ नेट कितना हमारा 50 न्यूटन। या फिर यहां से देखें तो हम क्या कह सकते हैं, इनका अपोज करेगा तो माइनस के 30 आई कैप माइनस के 40 जे कैप होगा, माइनस के 30 आई कैप माइनस 30 40 जे कैप, ऐसा कुछ होगा कि अपोज करो। तो इसका हम जब रिजल्टेंट देखते हैं तो एफ एस का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 50 न्यूटन के बराबर होगा। अब रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एफ नेट 30 माइनस के 30 आई के माइनस के 40 जे। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इसको सोचना जरूरी है ना बच्चों, समझ गए होंगे जो मैंने समझाया आपको, ये z डायरेक्शन में तो z डायरेक्शन में तो, और अब x कहाँ होगा, x देखें अगर इस कंडीशन में देखें अपन तो x तो होगा यहाँ पे, और y क्या होगा, y अपना अंदर की तरफ होगा, y कुछ लाइक इस तरीके से होगा। इस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड प्लेन में, अंडर द प्लेन बोलते हैं, है ना, प्लेन के अंदर। ठीक है, ओके ओके, हाँ सर आ गया, सर आ गया, सर देखो आ गया, वो आ गया है कुछ नहीं आया, क्वेश्चन आया, को पता नहीं किस किस को बुलाते रहते हो, अरे यार। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट कि जो बच्चों को लग रहा था कि नीट और जेईई मेंस पोस्टपोन हो सकता है, तो उनके लिए बुरी खबर है कि वो पोस्टपोन नहीं हो रहा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि हम उसे और डिले नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल है, बच्चों के करियर से हम खेल लेंगे लेकिन उनकी जान, मतलब उनकी करियर से नहीं खेल सकते लेकिन जान से हम खेल सकते हैं। उन्हें कोविड का कोई डर ही नहीं है, सिचुएशन को उन्हें लगता है कि सर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है सिचुएशन में, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है, पता नहीं कौन बैठे हुए हैं। ठीक, चलो फिर आप कहोगे सर वो तो हमसे बड़े बड़े हैं, वो जानते हैं अच्छे से। हाँ आई नो, हमसे बड़े हैं, उनके पास हमसे बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर बच्चों की कंडीशन को भी समझो कि बच्चे क्या चाहते हैं। मेनली केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, किसी की मतलब कोई पेपर किसी की जिंदगी से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है बच्चों, पहली बात तो पेपर को थोड़ा और पोस्टपोन कर दो, थोड़ी सी सिचुएशन को कंट्रोल हो जाए, उसके बाद अगर लाइक नवंबर दिसंबर भी हो गया तो कोई वो थोड़ी ना है, वो दूसरे सेमेस्टर को फर्स्ट सेम में मिक्स करके कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदगी बर्बाद हो गई बच्चों की, करियर खत्म ही हो गया। थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, सोच सकते थे हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में, देखते हैं क्या होता है, एचआरडी मिनिस्टर क्या बोलते हैं। वैसे जेईई मेंस का एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है, तो कंडीशन देखते हैं क्या होगा, फ्यूचर बताए। चलो हम तो यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। एक ब्लॉक है m मास का और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। ये रेस्ट पर है, क्या है बच्चों, रेस्ट पर है। कैसा है सर, रेस्ट पर है, सर रेस्ट पर है, ठीक है। तो फर्स्ट find out friction and its direction डायरेक्शन सी है। और सर इतनी जल्दी मत लिखो, गलत गलत लिख रहे हो, सही लिखा है डायरेक्शन किस जल्दी, ठीक है। एक तो हमें फ्रिक्शन फाइंड करना है, किसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड केस फाइंड आउट एंगल फॉर विच, या इंक्लाइनेशन एंगल बोल दो, इंक्लाइनेशन एंगल फॉर विच ब्लॉक स्टार्ट टू मूव, या स्टार्ट स्लाइडिंग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्लाइडिंग, ठीक है। ओके ठीक है सर, तो देखते हैं फर्स्ट केस। ब्लॉक पहले बताओ रेस्ट पर है, कैसा है, रेस्ट पर। तो
तो हम बोले तो नॉर्मल तो कुछ लाइक इस तरीके से लग रहा होगा, mg कैसे लग रहा होगा बच्चों, डाउनवर्ड लग रहा होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा, सर ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और इंक्लाइन के अलोंग कितना हो जाएगा mg sin थीटा। आप तो बच्चों ने ये रट ही लिया होगा कि सर mg cos थीटा ऐसे आता है, mg sin थीटा ऐसे आता है, हमें कंपोनेंट करने आ गए, है ना सर, हमें कंपोनेंट करने आ गए, आपने सिखा दिया, हमें पता चल गया, हमने रट लिया, हमें मतलब समझने से मतलब नहीं, हमने तो रट लिया cos थीटा इधर sin थीटा इधर, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों कि ये जो ब्लॉक है ये टेंडेंसी कहां है इसकी मूव करने की, नीचे की तरफ, ऐसा कह सकते हैं डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपवर्ड, ऐसा कुछ, और कैसा लगेगा, स्टैटिक लगेगा क्योंकि रेस्ट पर है, तो फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा अप्लाइड के बराबर, अप्लाइड कितना है mg sin थीटा, और डायरेक्शन अपोजिट टू द ब्लॉक, अपोजिट ऑन द ब्लॉक, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सेकंड केस क्या है बच्चों, फाइंड आउट एंगल फॉर विच ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड, स्टार्ट कब करता है, जब हमारा अप्लाइड फ्रिक्शन स्टार्ट टू स्लाइड व्हेन अप्लाइड जो है वो किसके इक्वल हो जाए, लिमिटिंग के, F अप्लाइड इक्वल्स टू F लिमिटिंग हो जाए, ठीक है। अप्लाइड कितना है बच्चों, सर mg sin थीटा, तो ठीक है mg sin थीटा इक्वल्स टू लिमिटिंग कितना होता है सर, म्यू इनटू नॉर्मल, ये हो गया हमारे पास mg sin थीटा, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है बच्चों, नॉर्मल mg cos थीटा, नॉर्मल इक्वल्स टू mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू, नॉर्मल कितना है mg cos थीटा, m से m गया, g से g गया, तो tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू के बराबर, तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू, कितना आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स म्यू, ठीक है, ओके सर, सही बात है। तो बेसिकली थीटा क्या है, ये एंगल ऑफ रिपोज ही है, एक तरीके से देखें, क्योंकि इंक्लिनेशन का वो एंगल जिसके लिए ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, क्या कहेंगे बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे, ठीक है सर, मजा आ गया, बस बहुत मजा आ गया। तो एक और क्वेश्चन देख लो, इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब बच्चों tan थीटा जो म्यू से ग्रेटर है, अगर tan थीटा म्यू के बराबर होता है तो हम क्या कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं ये स्टार्ट टू स्लाइड करेगा। अगर tan थीटा यहाँ पर मतलब कि अप्लाइड फोर्स, देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से लेके आते हैं, अगर मैं बोलता हूँ F अप्लाइड इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, तो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, तो इसे बोल सकता हूँ mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू इनटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है mg cos थीटा, m से m गया, g से g गया, तो बेसिकली tan थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन म्यू, तो tan थीटा ग्रेटर देन म्यू होने की कंडीशन में क्या होगा बच्चों, सर ये मूव करने लग जाएगा, तो मूव करते ही रेस्ट तो हट गया और इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में अगर एफबीडी देखें तो mg sin थीटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा है, तो f इक्वल्स टू m से क्या लिख सकते हैं बच्चों, mg sin थीटा माइनस के फ्रिक्शन कौन सा वाला, काइनेटिक वाला, इक्वल्स टू m इनटू a, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, mg sin थीटा माइनस के म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू m इनटू a, m गयो, तो एक्सेलरेशन कितना आयो, g sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा, ऐसा कुछ है कितना, g sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन जब ब्लॉक मूव करेगा, मतलब उसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, ठीक है बच्चों, ओके, हाँ सर सही है, सर एकदम सही है, मजा आ गया सर, क्या क्वेश्चन दिया है ना बच्चों, मजा आया क्वेश्चन में, कल आएगा मजा, तो मतलब अगले वीडियो में आएगा मजा, जब हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक, फिर ब्लॉक,
तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, चलो बच्चों एक नोट लगा देता हूँ मैं आपको, मैं बेसिकली याद नहीं कराता हूँ, बट यहाँ पे मैं कुछ एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको कि एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसके बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन। तो एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन क्या होती है बच्चों? कुछ ऐसा होती है थीटा आर और ये हो गया हमारा एम। ठीक है, ऐसा कुछ। इफ जैसे कि ये थीटा ही बोल देता हूँ, इसे थीटा आर नहीं बोलता। इफ थीटा आर तो क्या हुआ? एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन। इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर, मतलब कि जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो रिपोज एंगल से छोटा है, सो ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड स्टैटिक फ्रिक्शन वर्किंग, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं बच्चों। केस नंबर 2, इफ theta is equals to theta r, so block start to sliding, block start to slide, क्या slide, and friction कौन सा रहेगा बच्चों इस केस में? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्किंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, केस नंबर 3, इफ थीटा जो है वो ग्रेटर देन थीटा आर हो जाए, मतलब कि रिपोज एंगल से भी बड़ा हो जाए, सो ब्लॉक स्टार्ट टू मूव, ब्लॉक इज मूविंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? म्यू के इंटू नॉर्मल इज वर्किंग। ठीक है, तो ये केसेस होंगे हमारे एंगल ऑफ रिपोज के। तो आप देख सकते हो कि अगर हमारा इंक्लिनेशन का एंगल रिपोज एंगल से छोटा है तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर हमारा एंगल रिपोज एंगल के बराबर है तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा और ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन आना प्रोवाइड हो जाएगा कुछ ना कुछ अगले ही केस में। अगर हमारा थीटा जो कि ग्रेटर देन हुआ रिपोज एंगल से, तो ब्लॉक इज मूविंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज वर्किंग on the block, on the contact point of the block, basically contact point। सही है सर, एकदम मजे आ गया। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखते हैं कौन ट्राई करता है और किसका अच्छा आता है, किसका क्वेश्चन आता है। ठीक, ओके। एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक है, बॉटम से इसको v0 स्पीड देख के छोड़ रहे और इसका सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। कितना है बच्चों? म्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? यहाँ पहले फाइंड करना है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सेकंड find distance traveled by block, distance traveled by block, नहीं नहीं, यहाँ पे बाय है ना, बाय ब्लॉक वाला, बाय। हाँ सर, ब्लॉक सर, बाय की बहुत जल्दी है, छुट्टी जाना है, बैग पैक करना है, निकलना है, तो बैग पैकिंग की जरूरत नहीं, घर पे ही पड़े हम तो, है ना। बाय ब्लॉक, when it block till it stop, when find out distance traveled by block till it stops। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वो डिस्टेंस निकालनी है जब ये ब्लॉक रुक जाए। तो ये ऊपर जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ रुकेगा बेसिकली। ठीक है, अब पहली बात तो बच्चों, जैसे कि ये मूवमेंट में है, मूवमेंट में होगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? सर काइनेटिक, कहाँ? डायरेक्शन अपोजिट, काइनेटिक लगेगा ना। अगर इसका हम देखते हैं तो mg क्या लगेगा बच्चों? नीचे की तरफ, नॉर्मल हमारा बेसिकली इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? सर ये हो जाएगा mg sin थीटा।
ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नॉर्मल क्या होगा बच्चों, सर mg cos थीटा, mg cos थीटा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन और mg sin थीटा की डायरेक्शन पीछे ही होगी, क्यों, mg sin थीटा तो लगना इसी की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जहां पे रिलेटिव मोशन का अपोज हो। तो रिलेटिव मोशन कहाँ है इसका, इसका मोशन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोज करने के लिए कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन और mg sin थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो फॉर ब्लॉक तो एक्सीलरेशन बेसिकली कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, ऐसा कुछ होगा। तो फॉर ब्लॉक हम क्या कह सकते हैं कि mg sin थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, सर ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू तो सर आप हमें पता है, ये काइनेटिक वाला तो म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है बच्चों, mg cos थीटा इक्वल्स टू m इनटू a, m गियो तो एक्सीलरेशन आगियो मतलब कि a sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, तो ये आ गया हमारा क्या, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया। सेकंड क्या चीज पूछी है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक टिल इट्स स्टॉप। तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, एक्सीलरेशन अपवर्ड है, तो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे जाके रेस्ट पे आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, जो भी आना होगा कुछ देर के लिए रुक जाएगा। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन को देखें बच्चों, तो जी तो क्या है, कांस्टेंट है, थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है, म्यू भी क्या है, कांस्टेंट, तो ये यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है और हमें डिस्टेंस पूछा है, तो बाय सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू ut, या फिर इससे अच्छा एक और है v इक्वल्स टू u प्लस a की ज्यादा बेस्ट रहेगा, s इक्वल्स टू क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये मान लेते हैं, चलो s मान लेते हैं s, तो बाय थर्ड इक्वेशन ज्यादा बेस्ट रहेगा, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि उसमें तो टाइम निकालना ना, हाँ थर्ड इक्वेशन ज्यादा सही है, क्योंकि s तो इतनी है ना, v यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, टाइम का तो कोई फंडा ही नहीं, तो v, तो यहाँ बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस k 2a इंटू s, v कितना हो जाएगा 0 एट द लास्ट। ठीक है, u कितना है v स्क्वायर जो हमने दिया है, तो v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a ये आ गया, a की वैल्यू है g sin थीटा प्लस के म्यू cos थीटा। बच्चों ये चीज समझ में आ गई ना, यहाँ माइनस आएगा जब जाके ये प्लस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ऊपर है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो ये नेगेटिव होगी, तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, समझ गए होंगे। हाँ, तो s कितना आ जाएगा बच्चों, सर s आ जाएगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, सर g के आगे तो नहीं लगाओ, ऐसे लगाओ, हाँ, g sin थीटा प्लस के म्यू cos थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा पार्टिकल कब तक, जब तक वो रुकेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है सर, आ गया थोड़ा बहुत तो समझ में, थोड़ा कैसा पूरा ही आ गया, अब तो क्या ही बोले, अब तो हम मतलब कि पेपर वेपर सब फिक्शन ही हम कर देंगे, बस फिक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये मैं s को मिटाना नहीं चाहता, तो मैं s को यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, s इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g sin थीटा प्लस के म्यू cos थीटा, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, ओके, क्योंकि एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन, सिर्फ कितने क्वेश्चन, जैसे तीतर के आगे तीतर के दो पीछे तीतर, तो बताओ कितने तीतर, वैसे ही क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन, और फिर बता दो कितने क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं हम तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, then find out ratio of time of
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी, मतलब कि देख ये ब्लॉक पहले क्या है ऊपर जाएगा वहां पे रेस्ट पे आएगा, तो ये हमारी अपवर्ड जर्नी होगी। अब यहाँ पे क्या है tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू है, मतलब कि नीचे भी आएगा, नीचे आएगा तो ये डाउनवर्ड जर्नी होगी। तो t1 टाइम गया और t2 टाइम आया, तो उनका रेशियो हमें बताना है। क्या बताना है? t1 डिवाइडेड बाय t2 का रेशियो बताना है। ठीक है, ओके। तो थर्ड इक्वेशन के लिए बात करते हैं बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी? पहले टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी, जर्नी। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि t1 टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चों? t1। तो हम कह सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, क्या v इक्वल्स टू u प्लस t1 बोल देते हैं। ठीक है, v तो हो जाएगा हमारा 0, u कितना है बेसिकली v नॉट इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी थी जब अपवर्ड जा रहा था? तो g sin थीटा प्लस के म्यू cos थीटा इनटू t1। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेसिकली सर? म्यू v नॉट अपॉन g sin थीटा प्लस के म्यू cos थीटा, तो ये तो t1 हो गया। कितना हो गया? g sin थीटा प्लस के म्यू cos थीटा, t1 आ गया। ठीक है, अब t2, तो फॉर सेकंड क्या है? फॉर डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड जर्नी, जिसे हमने नाम दे दिया है t2 टाइम। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक केस है, देखो कि जब ये डाउनवर्ड आएगा बच्चों, ये थीटा है, रिपोज एंगल से बड़ा है, मतलब tan थीटा तो नीचे की तरफ आना ही है, तो ये है m। तो जब नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन कहां पर करेगा बच्चों? अपवर्ड डायरेक्ट ऊपर करेगा, तो ये हो गया हमारा mg sin थीटा। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए क्या होगा सर? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू a। m गया, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों? सर एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा g sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको मैं a2 बोल देता हूँ, वो हमारा a1 था, ये a1 और ये हो गया हमारा a2। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये a2 एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा, अपवर्ड में कितना होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक्सेलरेशन आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है? टाइम में निकालना है। अब अगर हमने v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दिया, तो बच्चों हमें नहीं पता कि जब यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम वो नहीं लगा सकते। तो हमारे लिए बेसिकली फंडा क्या होगा? हम लगा लेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a2 t2 स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो यूनिफॉर्म ही है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं, s हमें पता ही है कितना है? v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा प्लस के म्यू cos थीटा। तो वो रेस्ट पर है, तो ये तो हो गया हमारा 0। s कितना है बच्चों? सर s है v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा प्लस के म्यू cos थीटा, ये हो गया हमारा s इक्वल्स टू 2 में इधर ले जाओ बच्चों, या फिर यही लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो a2 कितना है हमारा? a2 है हमारे पास g sin थीटा, कम पड़ गया सर, कम हो गया, कोई ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ g sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू t2 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये माइनस म्यू cos थीटा उसके साथ ही है ना बच्चों, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होने देना। तो यहाँ से हम अगर t2 निकालें बच्चों, t2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 तो गियो सर, 2 ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारे पास v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय g sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा, और g तो स्क्वायर हो जाएगा है ना, g स्क्वायर कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि g इसका एक g इसका, तो g स्क्वायर कर लेते हैं, g स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा
प्लस के म्यू कॉस थीटा। मैथ से बच्चों है ना, मैथ तो आपकी मुझसे अच्छी होगी बेसिकली, है ना, होगी ना? हाँ सर है तो सही, थोड़ी बहुत तो है, मुझसे अच्छी, मुझसे अच्छी, मुझसे अच्छी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन में बिठा रहा हूँ। अब T1 है हमारे पास और T2 है। T2 की वैल्यू बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो T2 कितना आ गया बच्चों? अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो V0 तो गया और जी स्क्वायर भी गया तो G गया, अंडर रूट कितना साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस के म्यू कॉस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। T1 और T2 है, तो हमें क्या निकालना? रेशियो निकालना, तो T1 बाई T2। तो देखो T1 कितना है सर? V0 डिवाइडेड बाई G साइन थीटा प्लस के म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब एक चीज कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट लगा रहा हूँ और इसी का स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर अंडर रूट को खा जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना, थोड़े सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कर रहा हूँ ये, है ना, ऐसा कुछ। डिवाइडेड बाई T2, T2 कितना है बच्चों? V0 डिवाइडेड बाई G अंडर रूट साइन थीटा प्लस के म्यू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा, ऐसा कुछ है। तो V0 से V0 गयो, G से G गयो। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक है, तो ये भी गया एक बेसिकली, तो इसीलिए मैंने बनाया था। तो अगर मैं T1 बाई T2 का रेशियो देखता हूँ तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो रफ करते ही T1 बाई T2 रेशियो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू अंडर रूट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस के म्यू कॉस थीटा, ऐसा कुछ आएगा। तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा जब हमारा है टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारा आज का फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड करेंगे जिसमें ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये फ्रिक्शन बेसिकली खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज हमारा ये जो वीडियो है, ये चैप्टर है, मतलब चैप्टर नहीं, ये वीडियो है, आज का पार्ट सेकंड वो खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी जोड़ें अपने से। ठीक है, ओके, बाय बाय।